चलिए इसमें सबसे पहले देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें फ्लो ऑफ इनकम है वो भी सर्कुलर। अब सर्कुलर में किसके किसके पास होगी, यानी एक कंट्री में किसी एक इकोनॉमी में इनकम जो होती है वो किस प्रकार से एक फ्लो करती है, मतलब घूमती है, उसी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक बेसिक एक्टिविटी होती क्या है इकोनॉमी में, जो एक्टिविटी होंगी, जो हम काम करेंगे उससे पैसा मिलेगा, हम उसको कहीं एक्सपेंस करेंगे, तो ये एक्टिविटीज क्या क्या कहलाती हैं। सबसे पहले देखते हैं कंजप्शन। लोग कंजप्शन करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। अब जरा सोचिए वो कंजप्शन कहां से है, जो हम लोग चीजें खर्च कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो चीजें कहां से प्रोडक्शन हुआ होगा, उनका होता है प्रोडक्शन सेक्टर से। कहने का मतलब कि जैसे एक प्रोड्यूसर है, हम कंज्यूमर है। अगर हम कंज्यूमर है, हम जो चीज कंज्यूम करेंगे इसमें मतलब उसमें एक्सपेंस करेंगे, यानी वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, और वही एक्सपेंस उस प्रोड्यूसर के लिए क्या होगा, एक इनकम बनेगा। यानी हमने वो पैसा दिया प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर ने भी कहीं ना कहीं से लिया होगा पैसा, सामान जो लिया होगा उसको कहीं ना कहीं पैसा दिया होगा। इसलिए हम देखते हैं कि बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन चीजें पाई जाती हैं, एक कंजप्शन, एक प्रोडक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि पैसा कमाना, इसको जितना लगाया था और जितने का बेचा है, यानी उस पैसे जितनी वैल्यू इंक्रीज की है उसी को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, या उसी को बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट। चलिए इसका मेन चीज था ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये आपको मालूम चाहिए कि किसी एक इकोनॉमी में क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो नॉर्मल सी चीजें हैं, कंजप्शन होता है, प्रोडक्शन होता है और कैपिटल फॉर्मेशन होता है, यानी उसी को हम बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट, कि लोग और ज्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट करने लगे। यदि एक प्रोड्यूसर होगा वो थोड़ा सा पैसा कमाएगा, तो उस पैसे को कमाते कमाते उसमें अपने फर्म में कुछ इंप्रूवमेंट लेने की कोशिश करेगा, करने की कोशिश करेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट उसका पहले कम होगा, फिर और धीरे धीरे बढ़ाता जाता है, यानी तीन एक्टिविटी ऐसे ही होती है। अब चलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वैसे देखा जाए, इसकी डेफिनेशन, इट इज द फ्लो ऑफ मनी, इनकम और the flow of goods and services across different sector of the economy in a circular form। कहने का मतलब ये वो फ्लो है मनी का हो या गुड्स एंड सर्विसेज का, जिससे कोई अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर क्या क्या है अभी आपको बताएंगे। डिफरेंट सेक्टर के अंदर में जैसे हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड है गवर्नमेंट सेक्टर, सेकेंड में वैसे समझिए प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इट मींस जो भी आपकी मनी फ्लो हो रही है, जो भी एक डिफरेंट सेक्टर मतलब डिफरेंट एरिया है, वो है हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है। यदि कोई इनकम है वो हाउस होल्ड सेक्टर से खर्च होती है, प्रोड्यूसर सेक्टर से आ जाती है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट भी अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, तो वो भी मनी जाती है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड तक। तो एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो या गुड्स एंड सर्विसेज को हो, उसी को हम पढ़ते हैं इन द इट इज द फ्लो ऑफ मनी, इनकम हो, मनी हो या गुड्स एंड सर्विसेज हो। तो इट्स क्लियर। इसके बाद में पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। नॉर्मल सी प्रिंसिपल क्या होते हैं, जैसे रियल फ्लो और अपोजिट फ्लो। अच्छा रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो होते क्या है। रियल फ्लो मान लेते हैं कि हम अभी दो सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक हाउस होल्ड सेक्टर होगा, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया मान लो ये, और दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर। चलिए अब इसका मतलब ये हाउस होल्ड सेक्टर है, तो वो प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। ठीक है, यानी हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को दिया क्या, लैंड एंड लेबर और एंटरप्रेन्योर्स कैपिटल, ये सब चीजें दी। अच्छा लैंड मतलब जमीन दी, क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर कुछ भी नहीं है जब तक हाउस होल्ड सेक्टर नहीं है। जो प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी इंसान होता है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका हम नाम रख देते हैं, ये कोई पर्सन नहीं होता। जो भी पर्सन होगा वो यहीं से निकला हुआ होगा, हाउस होल्ड सेक्टर से निकला हुआ होगा।
तो उसके पास कुछ भी नहीं है प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। लैंड लेगा वो भी हाउसहोल्ड सेक्टर की होती है, लेबर लेगा वो भी यही से मिलती है, कैपिटल पूंजी लेके आएगा, इसके पास कुछ भी नहीं है, जो भी पैसा लगाएगा तो हाउसहोल्ड सेक्टर से ही कोई इंसान निकलेगा, वो पैसा यहाँ पे जाके लगाएगा। इस तरीके से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब इस पे जो है प्रोड्यूसर सेक्टर क्या देता है, हाउसहोल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी इसने ये सब चीजें दी, लैंड दिया, लेबर दी और कैपिटल दिया, एंटरप्रेन्योर दिया, जिससे इसने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन से क्या बना, गुड्स एंड सर्विसेज बनी, उसने ये आपको दे दी हाउसहोल्ड सेक्टर को। किसको दे दी, हाउसहोल्ड सेक्टर को। चलिए अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, यहां पे लिख देते गुड्स एंड सर्विसेज, ये इसको मिली और इसने ये चीजें इसको दी थी गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए अब जरा सोचिए, ये तो हो गया रियल फ्लो, क्या हुआ वास्तव में क्या प्रभाव हुआ, हाउसहोल्ड सेक्टर ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिया था और इसने इसको गुड्स एंड सर्विसेज दे दी। मान लेते हैं कि लैंड एंड लेबर के बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने इसको क्या दे दिया, लैंड के बदले में रेंट देगा, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। चलिए अब ये प्रोड्यूसर सेक्टर ने इसको दिया हाउसहोल्ड सेक्टर को, लैंड के बदले में रेंट दिया, लेबर के बदले में वेजेस दी, कैपिटल बदले में इंटरेस्ट दिया और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट दिया। अब जरा सोचिए कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने इसको गुड्स एंड सर्विसेज दी थी, अगर लैंड एंड लेबर का पेमेंट करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर, तो जो चीजें वो ले रहा है उसका पेमेंट तो कर रहा है, साथ में जो चीज देगा उसका पेमेंट लेगा नहीं क्या, वो भी देगा। इसको क्या लिखेंगे, पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रियल फ्लो क्या हो रहा है, यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का फ्लो हुआ था, जिसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज दी थी हाउसहोल्ड सेक्टर को। ये तो रियल फ्लो हो गया। रियल फ्लो के बाद आता है नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो का मतलब है कि इसके बदले में ये प्रोड्यूसर, यानी लैंड के बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर इसको क्या दे रहा है, रेंट दे रहा है। यानी जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है, ये इसको दिया हाउसहोल्ड सेक्टर को, और हाउसहोल्ड सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में जो भी पेमेंट किया होगा वो आपका दोनों कहलाता है नॉमिनल फ्लो। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि जो रियल फ्लो है, नॉमिनल फ्लो है, एक अपोजिट है। यानी कहने का मतलब कैसे, जैसे देखिए रियल फ्लो में लैंड है, तो लैंड किसको जा रही है, प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो लैंड के बदले में रेंट मिल रहा है, तो प्रोड्यूसर सेक्टर किसको देगा, हाउसहोल्ड सेक्टर को। इसी तरीके से इसके दो प्रिंसिपल बन जाते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। वो क्या क्या है, प्रिंसिपल ये कहता है कि रियल फ्लो अपोजिट टू द नॉमिनल फ्लो। जो रियल फ्लो होता है वो अपोजिट होता है नॉमिनल फ्लो के। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका रियल फ्लो है, ये आपका नॉमिनल फ्लो है, जो कि अपोजिट है। फिर है स्पेंडिंग अमाउंट इक्वल होता है रिसीविंग अमाउंट के। कहने का मतलब जो भी स्पेंडिंग, यानी जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर खर्च करे या हाउसहोल्ड सेक्टर खर्च करे, जितना प्रोड्यूसर सेक्टर खर्च करेगा, कहने का मतलब हाउसहोल्ड सेक्टर उतना ही रिसीव करेगा। यानी जितना यहाँ पे एक्सपेंस है प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए, और उस तरफ जो भी हाउसहोल्ड सेक्टर के लिए इनकम होगी वो इक्वल होगी। यानी स्पेंडिंग यानी खर्च करना होता है, जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर कर रहा है, जैसे देख मानते हैं, और उसी चीज को रिसीव कौन करेगा, हाउसहोल्ड सेक्टर को। मान लेते हैं 1000 रुपीज का इसने लैंड एंड लेबर लिया, तो रेंट वेजेस कितना देगा, ये 1000 रुपीज का ही देगा। यानी इसके लिए ये स्पेंडिंग अमाउंट है, इसके लिए ये रिसीविंग अमाउंट है। कहने का मतलब जो भी खर्चे होंगे और इनकम होगी एक सेक्टर के बीच में, टू सेक्टर इकोनॉमी के बीच में, एक लोग के खर्चा होगा, दूसरे के लिए वो इनकम होगी, तो दोनों रिसीव अमाउंट जो होंगे, रिसीविंग और स्पेंडिंग, वो इक्वल होंगे। ये दो प्रिंसिपल थे, कभी कभी 3 नंबर पूछ लिया जाता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। प्रिंसिपल पहला था रियल फ्लो होता है, अपोजिट होता है नॉमिनल फ्लो के, और दूसरा प्रिंसिपल ये था कि स्पेंडिंग अमाउंट इक्वल होता है रिसीविंग अमाउंट के। डेफिनेशन क्या है, इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। रियल फ्लो का मतलब है जो हमने रियल में फ्लो किया। रियल में हमने क्या किया था, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो की थी। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हमें गुड्स एंड सर्विसेज यानी प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउसहोल्ड सेक्टर को फ्लो की थी, और हाउसहोल्ड सेक्टर रियल में क्या दिया था, लैंड दिया था, लेबर दिया था, एंटरप्रेन्योर दिया था और कैपिटल दिया था। ये आपका रियल फ्लो बन जाता है। उसी लैंड लेबर का जो हमने मनी फ्लो
एक तरह से कह सकते हैं उसका मनी, उसका पेमेंट। यानी अगर प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज दी है तो उसका पेमेंट मिलेगा। तो पेमेंट जो मिलता है वो कहलाता है आपका नॉमिनल फ्लो। इसी प्रकार से हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल दिया था, उस पर जो भी सरचार्ज लगेगा, यानी जो प्रोडक्शन सेक्टर पेमेंट करेगी हाउस होल्ड सेक्टर को, जैसे लैंड पे क्या करती है, रेंट हो गया, और लेबर का वेजेस, और जो भी मतलब है वेजेस हो गया, लैंड हो गया, लैंड का हो गया रेंट, और इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो भी होगा तो वो नॉमिनल फ्लो में आता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट रिफर्स टू द फैक्टर पेमेंट। फैक्टर का पेमेंट का मतलब जो चीजें उसने ली है उस पे जो पेमेंट करता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। क्या ली थी? गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड सेक्टर, यानी फर्म्स एंड हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन आता है, लीकेज वर्ड आता है, एक इंजेक्शन वर्ड आता है। लीकेज और इंजेक्शन, लीकेज का मतलब मान लेते हैं कि 1000 रुपीज आपको क्या है प्रोडक्शन हुआ था। अब प्रोडक्शन हुआ 1000 रुपीज का, उस पे इनकम भी उतनी 1000 जनरेट होगी, और वो एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड सेक्टर जो भी इसको परचेज करेगा वो एक्सपेंडिचर भी उतना करेगा। यानी प्रोडक्शन हुआ 1000 का, इनकम हुई 1000 की, और एक्सपेंडिचर, ये तीनों इक्वल कैसे हैं फिर से समझ लो। प्रोडक्शन जो करता है, यानी प्रोडक्शन का मतलब जो उत्पादन होता है, जो फर्म उत्पादन करती है, वो उसके लिए जब भी उसको बेचेगी उसके लिए इनकम होगी। वो क्या होगी? इनकम होगी। और वही चीज जब फर्म के लिए इनकम होगी, जो चीज जो लोग उसको परचेज करेंगे उनके लिए वो एक्सपेंडिचर होगा। इट मींस अगर इसमें किसी कारण से मान लेते हैं 1 ईयर का था, 1 ईयर का प्रोडक्शन था 1000, मान लेते रुपीस में, मान लेते 1000 करोड़, मान लेते हैं 1000 करोड़। अब उस प्रोडक्शन सेक्टर के लिए 1000 करोड़ का इनकम और एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड सेक्टर से 1000 करने वाला था। अब लीकेज का मतलब क्या होता है? जैसे ही उसमें कुछ ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट्स आ जाता है और वो रिड्यूस हो जाता है, मान लेते -20 से रिड्यूस हो गया, इसका मतलब ये लीक हो गया पैसा उस प्रोडक्शन में से, उस ईयर में से कितना लीक हो गया? -20। तो अब जब प्रोडक्शन लीक हुआ प्रोडक्शन में से, तो वही चीज अब प्रोडक्शन वाले को कम पैसा मिलेगा, 120 से -120 कैसे रिड्यूस होता है? मान लेते हैं गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया, या जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो उसको 20% को सेल नहीं कर रहा, जिसने सेव कर लिया। इस तरीके से ही आपको क्या कहलाता है? इनकम के जो फ्लो होता है उससे बाहर चला जाता है, और इनकम के फ्लो में से उसी को हम बोल देते हैं लीकेज। यही बात इसका देख लेते हैं, लीकेज की क्या हमने दोनों के डिफरेंस भी दे रखे हैं, और लीकेज का ही अपोजिट होता है इंजेक्शन। कि सपोज 1000 था, अगर इसने ये 20 माइनस ना करके 20 और प्लस कर दे, 20 और प्लस कर दे, यानी 1000 से 1020 हो जाए, तो इस प्रकार से इनकम भी 1020 की जनरेट करेगा, और एक्सपेंडिचर भी हाउस होल्ड सेक्टर 1020 ही करेगा। इसका मतलब ये कहलाया आपका इंक्रीजमेंट और इंजेक्शन। कहने का मतलब एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन उस इनकम में एक्सपेंशन विस्तार हो रहा है तो आपका इंजेक्शन कहलाता है। अगर उसी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, 1000 में कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है छोटा हो रहा है, तो वो कहलाता है आपका लीकेज, यानी उससे पैसा निकल रहा है तो अमाउंट छोटा बचेगा। इसका मतलब लीकेज का क्या होता है? नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब लीकेज होगा तो इसका मतलब जो प्रोडक्शन होगा उसमें नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ते हैं, नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव आता है। और इंजेक्शन में क्या होता है? यानी उस पे प्रोडक्शन का बढ़ोतरी होनी है, बढ़ना है, इंक्रीज होना है, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। चलिए देखते हैं। सेकेंड है नेगेटिव का, दीज आर विथड्रॉवल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो भी आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था उसमें से विथड्रॉवल मतलब पैसा बाहर चला जाना होता है, बट की इंजेक्शन में क्या होता है? आपका एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या आता है? लीकेज से क्या होता है? रिड्यूस इन इनकम। जब बताइए 1000 का प्रोडक्शन था, उस प्रोडक्शन में से कुछ लीकेज हो जाएगा तो सीधी सी बात है जो उसमें इनकम जनरेट होने वाली थी प्रोडक्शन सेक्टर के लिए वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ऐसे इसका इफेक्ट क्या आता है? इसका आता है जैसे इंजेक्शन, अगर 1000 से 120 कर देंगे तो आपको क्या होता है? इफेक्ट में इंक्रीज इन इनकम, यानी जो इनकम इससे जनरेट होने वाली थी प्रोडक्शन सेक्टर में 20 प्लस किया था, इससे इनकम भी हमारी इंक्रीज होगी। फिर आपका रिड्यूस इन डिमांड, अगर किसी की इनकम जनरेट होगी तो ज्यादा डिमांड करेगा, यानी
अगर लीकेज है, जैसे लीकेज से पैसा कम हो गया यानी इनकम कम हुई तो डिमांड भी वो कम करने लगेगा। इसका जस्ट अपोजिट इंजेक्शन में क्या होता है, आपकी इनकम इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज होगी तो आप डिमांड भी ऑब्वियसली ज्यादा करोगे। फिर सेविंग, इसके क्या एग्जांपल्स है, जैसे सेविंग आप लीकेज के तौर पे जैसे प्रोडक्शन सेक्टर 1000 में से कुछ पैसा सेव कर जाए, या टैक्सेशन यानी टैक्स लगने लगे तो जिससे प्रोडक्शन यदि होगा तो लेकिन उससे इनकम कम इंक्रीज होगी। और इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स का मतलब है फॉरेन कंट्रीज का माल जो है, प्रोडक्शन है वो इंडिया में आने लगे, इंडिया में आने लगेगा तो इंडिया में जो सामान है वो कम बिकेगा, इस कारण से प्रोडक्शन में कमी आएगी, उस प्रोडक्शन से आने के कारण उसमें इनकम कम जनरेट होगी, और जब इनकम कम जनरेट होगी तो उसमें जो एक्सपेंडिचर होने वाला था वो भी ऑब्वियसली कम होगा। इसका जस्ट अपोजिट इसमें देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट। इंजेक्शन में क्या होता है, 1000 में पहले था प्रोडक्शन, अब उसमें और इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो यानी प्रोडक्शन जब ज्यादा है तो यानी यहाँ भी बिकेगा, फॉरेन भी जाएगा, नहीं एक्सपोर्ट भी आ गया। अब उसमें कंजप्शन, सीधी सी बात है, जब लोगों के पास इनकम बढ़ेगी तो लोग कंजप्शन ज्यादा करेंगे। इसी प्रकार से आपका इसके बाद है स्टॉक एंड फ्लो। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। अब देखिए दो ऐसे वर्ड हैं जो बता रहे हैं, एक स्टॉक यानी कोई चीज रुका हुआ है, स्टॉक यानी भंडार है, फ्लो है यानी कोई चीज बह रही है यानी वो रुक नहीं रही है, यानी एक तरह से पार्टिकुलर टाइम पे जो है तो निकल रही है, निकलते जा रही है। तो उसी तरह समझते हैं स्टॉक होता क्या है। स्टॉक को लिखा है जैसे इसमें दैट क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्या है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक पानी का टैंक है, क्या है, पानी का टैंक है। अब ये क्या है कि स्टॉक वाले दिन फुल भरा हुआ है 1000 लीटर से, 1000 लीटर से क्या है फुल भरा हुआ है। मान लेते हैं इसमें से एक पाइप निकला हुआ है जो कि इससे पानी निकलता है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका फ्लो कहलाएगा। समझते हैं कि अगर हम इसको मेजर करें, स्टॉक को मेजर करें तो इसको एट ए पार्टिकुलर पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं, यानी आज शाम को यानी इतने बजे, इतने टाइम, इतने इस समय ये फुल भरा हुआ था। बट अब इसको कहा जाए फ्लो को कि कितनी, एक शाम को कितना पानी निकल गया, तो उसको ऐसे नहीं कहा जा सकता। इसका ना पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि जो समय बिंदु पे इसको मेजर किया जा सकता है, बट फ्लो को पीरियड ऑफ टाइम पे यानी आज सुबह से लेके शाम तक या एक दिन में इतना पानी निकल गया, तो इस तरीके से इसको मेजर किया जा सकता है। यानी जिसको हम कह सकते हैं दैट क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल व्हिच इज मेजरेबल एट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको मेजर किया जाता है वो स्टॉक कहलाता है। फ्लो कहलाता है दैट क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी जिसको एक पीरियड ऑफ टाइम यानी एक समय दौरान, एक विशेष समय के दौरान उसको मेजर किया, सुबह से शाम यानी इस तारीख से इस डेट तक, यानी फर्स्ट डेट से सेकेंड डेट तक, थर्ड डेट तक, या इस महीने में फर्स्ट डेट से 31 मार्च तक, इस प्रकार से जिसको मेजर किया जाता है तो आपको कहलाता है फ्लो। इट हैज नो टाइम डायमेंशन, यानी टाइम डायमेंशन का मतलब है कि यहाँ पे कोई ऐसा समय नहीं होता कि इसमें स्टार्ट और एंड अलग अलग हो रहा हो। किसी पार्टिकुलर समय पे आप एक पॉइंट पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको मेजर किया जाता है, टाइम डायमेंशन नहीं होता। इट हैज टाइम डायमेंशन लाइक पर डे, पर आवर, पर ईयर, इस प्रकार से। टाइम डायमेंशन मतलब पर ईयर, यानी एक स्टार्टिंग ईयर पर ईयर 365 डेज होते हैं, यानी एक ईयर के दौरान। फिर है इट हैज स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक कॉन्सेप्ट का मतलब है कोई चीज को अगर स्टैटिक उसको मेजर करना चाहते तो उसका एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट बताता है, और इसको हम किसी भी डेटा में कलेक्ट कर सकते हैं। जो फ्लो होता है, अब फ्लो का मतलब हमें तो नहीं पता ना कि पर डे सुबह से लेके शाम तक किस टाइम पे कितना निकला, हम तो इसको पर डे उसको बता सकते हैं। अब इस पे कितना बहा जा रहा है नहीं बहा, ये कितना पर इसको कभी कह सकते हैं इस पॉइंट पे यानी इस इतने बज के इतने मिनट पे कितना पानी बह गया, नहीं कह सकते ना। इसका मतलब एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है और इसको एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान ही मापा जा सकता है, और इसमें टाइम डायमेंशन भी होता है, आपको बताया ना। इस तरीके से आपके 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। ये भी आपका इसका डिफरेंस पूछ लेता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं जिसके में 3 डिफरेंस बताने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका सेकंड चैप्टर हुआ ये एंड। इसके बाद हमारा रहेगा नेशनल इनकम, उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड फाइनल नेशनल इनकम। ये आप रिवीजन करते चलिए।